हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस पे पूरा देश बात कर रहा है और काफ़ी हद तक दुनिया भी बात कर रही है। तो डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने अपने 10,000 जो ट्रूप्स हैं उनको वेस्टर्न सेक्टर से, जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है इंडिया का, वहाँ से निकाल के जो ईस्टर्न सेक्टर है, नदर्न सेक्टर है, जो कि चाइना के साथ लगता है, वहाँ पे डिप्लॉय किया है। इसको लेकर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का भी बयान आया है कि ये पीस के लिए और ट्रैंक्विलिटी के लिए इंडिया का अच्छा स्टेप नहीं है, इससे टेंशन्स और बढ़ेंगी। तो दोस्तों, हुआ था जून 2020 में गलवान में इंडिया और चाइना को आपस में एक फ्रिक्शन हुई थी। इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर ट्रूप्स हैं उन्होंने क्लैश किया था। वहाँ पे आयरन रॉड्स चली थी, जो बार्ब्ड वायर्स थी डंडे के साथ लपेट के, वो चली थी। उसमें इंडिया के जो 18 फौजी है वो शहीद हुए थे और चाइना के अनुसार उनके 4 शहीद हुए थे। जो हम कहते हैं कि करीबन 38 फौजी जो थे वो चाइना के भी वहाँ पे मारे गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया की फ़ौज और चाइना की फ़ौज आमने सामने आ गई। हमारे 50,000 फौजी चाइना के 50,000 फौजियों के सामने वहाँ खड़े हो गए, जो चाइना में वहाँ पहले से डिप्लॉय कर रखे थे। इसी के साथ मिरर डिप्लॉयमेंट के रूप में टैंक्स वहाँ पे डिप्लॉय हुए, हैवी आर्टिलरी वहाँ पे डिप्लॉय हुई। और उसके बाद ना ये 3 साल हो गए हैं जब से ये फ्रिक्शन वहाँ पे चल रही है। बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे जो कॉप्स कमांडर हैं उनकी मीटिंग्स हो रही हैं अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से, लेकिन उनका कुछ रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। 7 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, उनको लेकर अभी तक 21 राउंड हो चुके हैं बॉर्डर टॉक्स के कॉप्स कमांडर लेवल पे। उसमें से 5 तो रिजॉल्व हो गए, 2 अभी भी बाकी हैं। जो 2 बाकी हैं वो हैं, एक तो है डेप्सांग प्लेन्स और दूसरा है डैमचौक। डेप्सांग प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? डेप्सांग प्लेन्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डेप्सांग प्लेन्स जो है उसी के थ्रू रास्ता जाता है दौलत बेग ओल्डी को, जो एक बहुत बड़ा और क्रूशल एयर स्ट्रिप है इंडिया के लिए, और वहीं से आगे रास्ता जाता है काराकोरम पास को। आपको एक नॉलेज देता हूँ, आज मेरे को भी आज ही पता लगा। जो काराकोरम पास है, मैं ये सोचता था कि ये चाइना या पाकिस्तान के अंडर होगा, लेकिन मुझे आज ही रिसर्च करते हुए पता लगा कि ये जो काराकोरम पास है ये इंडिया के कंट्रोल में है और कुछ हद तक चाइना के कंट्रोल में है। जब आप उसके टॉप पे जाते हैं, वो दो तरफ पत्थर लगे हैं 50 फीट के डिफरेंस पे। जो पहले पत्थर लगे हैं वो इंडिया में आते हैं और जो दूसरे लगे हैं वो चाइना में आते हैं। मतलब काराकोरम पास जो है वो इंडिया और चाइना के दोनों के कंट्रोल में है। ये नहीं है कि वो चाइना के पास चला गया है या पाकिस्तान के पास चला गया है। तो चाइना ब्लॉक कर रहा है इस रास्ते को ब्लॉक कर रहा है चाइना, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ से सियाचिन भी क्लोज पड़ता है, सोलोतारा रेंज भी क्लोज पड़ती है। बहुत स्ट्रेटजिक वैल्यू है इस एरिया की, और ये बिल्कुल प्लेन एरिया है। यहाँ पे टैंक्स तक चल सकते हैं, इतने ऊपर वाले एल्टीट्यूड पे, इतनी ज़्यादा हाइट पे भी टैंक्स वहाँ पे चल सकते हैं। दूसरा आता है डैमचौक नाला। डैमचौक नाला का केस ये है कि वहाँ पे इंडिया इरिगेशन के कुछ जो प्रोजेक्ट्स है वो लगा रहा था अपने किसानों को पानी देने के लिए। तो चाइना ने आके उनको ब्लॉक कर दिया था, शायद 2020 से पहले ही। तो ये भी एक फ्रिक्शन पॉइंट है, और इन 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स को लेकर अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अब चाइना तो अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, वो नहीं हट रहा है, तो दोस्तों इंडिया भी नहीं हट रहा है। इंडिया कह रहा आप खड़े रहो, हम भी खड़े रहेंगे। अब इसमें हुआ क्या है, सच्चाई की बात अगर मैं आपसे बात करूं, पॉलिटिक्स से नीचे जाके आदमी से आदमी संवाद करूं, तो इंडिया को कुछ नुकसान तो झेलना पड़ा है। ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स पे, उसमें से एक्चुअली क्या था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे जहाँ पे इंडिया पेट्रोल किया करता था। उसमें से 25 पॉइंट्स हम खो चुके हैं नेगोशिएशंस पे। अब हम सिर्फ 40 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, वहीं तक जा पा रहे हैं। काराकोरम पास को लेके भी चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
पहले वहाँ पे जो लद्दाख के जो डिप्टी कमिश्नर थे या सिविलियन ऑफिशियल्स थे वो जा पाते थे। अब वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आर्मी की सोच ये है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी की सोच ये है कि इससे चाइना जो है ऑफेंड हो जाएगा मे बी, या चाइनीज़ को ये पसंद नहीं है, या चाइनीज़ इस पर भी ऑब्जेक्ट करेंगे तो कोई और नई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दें। थोड़ा सा पैसिव एटीट्यूड तो है हमारा, हम कॉन्फ्रंटेशन से उस एरिया में बचना चाहते हैं। लेकिन क्या ये बचने वाला एटीट्यूड काम आएगा दोस्तों? जैसे मोदी जी अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, खड़े हैं चाइना के आगे, वहाँ भी खड़े हो जाएं। रास्ता क्या है हमारे पास? और अपनी सॉवरेंटी को तो हमने बचाना है ना। अब बात ये है कि इस दूसरी, अब आते हैं, पहले तो गए हम पहाड़ों में, हिमालय में, अब आते हैं मालदीव्स में, समुद्र में, इंडियन ओशन में। मालदीव्स ने इंडिया को डेडलाइन दे रखी है कि 15 मार्च तक अपने जो ट्रूप्स हैं जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हैं, लोगों को सपोर्ट देने के लिए हैं, इंडिया के जो चॉपर्स हैं वो कह रहे हैं कि अपने ट्रूप्स को यहाँ से हटा लें। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट मूजू हैं उन्होंने चाइना के साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं, और ये इंडिया के ऊपर चाइना वहाँ पे प्रेशर डाल रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने अपने जो 10,000 ट्रूप्स हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर से निकाल के चाइनीज़ बॉर्डर की तरफ लगा दिए हैं। खैर ये तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, इसका जो सत्ता के ऊपर बैठे होते हैं लोग, इनको ही पता होता है, आप और हम तो सिर्फ क्या आस लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा छोटी सी चाइनीज़ साइकी की। वैसे तो पता नहीं लगता कि चाइनीज़ कब क्या सोच रहे हैं, इनकी भाषा भी डिफरेंट है, इनका स्क्रिप्ट भी डिफरेंट है, और वहाँ पे एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। तो जो न्यूज़ आती है वो भी वेट होके आती है, छन के आती है। इंडिपेंडेंट मीडिया तो वहाँ है नहीं। वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे है वो भी लोग भी वही बात करते हैं जो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो हमारे पास है, उसे हम डिस्कस करते हैं। जो मॉडर्न चाइना है इसके जनक थे माओ जेडोंग, वही फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। अब उनके साथ थे प्राइम मिनिस्टर ज़ाओ एनलाई। इन लोगों की सोच ये थी कि जो इंडिया की जो रूलिंग क्लास है ये बुर्जवादी है, कैपिटलिस्ट है, और इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। उनके हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक लड़ाई थी, शुरू से चाइनीज़ का यही डॉक्ट्रिन रहा है, ये जो स्ट्रेटेजिक लड़ाई है ये चाइना वर्सेस ग्रेट पावर्स है। ग्रेट पावर्स उस ज़माने में हुआ करता था यूएसएसआर, यूएसए तब भी हुआ करता था। तो उनकी नज़र में जो लड़ाई थी वो थी चाइना वर्सेस यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, और ये जो थर्ड वर्ल्ड है और एशिया है उनकी नज़र में 1947 से 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था। 1949 से लेकर 1976 तक ज़ाओ एनलाई और माओ जेडोंग रहे हैं। उनकी सोच ये थी कि जो थर्ड वर्ल्ड है और जो एशिया है इसे भी चाइना ही लीड करेगा, इंडिया के इसमें कोई रोल नहीं है। और वो इंडिया को चेक में रखते थे। चेक में कैसे रखते थे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस बना ली इंडिया को सबवर्ट करने के लिए कि इंडिया कंट्रोल में रहे। तो उनकी पॉलिसीज हमेशा ही एंटी इंडिया रही। जब उन्हें इंडिया की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्होंने क्या किया कि कार्ड खेला एक। क्या कार्ड खेला कि ये इंपीरियलिज्म वर्सेस न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस की लड़ाई है, और जो नए देश आज़ाद हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे एशिया में और अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, तो ये खुद अपने किस्मत लिखेंगे। बात यहाँ तक हो गई थी कि 1954 में पंडित नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि इसमें कोई शक नहीं कि चाइना और चाइना के लोग शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। शांति देख ली थी हमने 1962 में। खैर, और चाइना तभी इंडिया के जो चाइना ने ये कार्ड खेला, पाकिस्तान कार्ड खेला, इंडिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में डाला कि इंडिया कोई थ्रेट ही पोज ना कर सके। जहाँ पे भी चाइना को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती थी ना, चाइना को लगता था कि उसका वजूद खतरे में है, तब वो इंडिया को लेके थोड़ा सा अकोमोडेटिव होते थे। 1958 में जब ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकन नेवी आई है तो चाइना तब इंडिया के लिए सॉफ्ट हो गया था। उन्होंने कहा था कि हमें जो खतरा है वो समुद्र से आएगा और पूर्व से आएगा।
हमें अपने दक्षिण से कोई खतरा नहीं है, और दक्षिण में हम अपने जो दोस्त हैं, जो ममालिक हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो दक्षिण में कौन था? भारत। उसके बाद 1978 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, वियतनाम की फ़ौजों ने कंबोडिया पे हमला किया, तो चाइना एक तरह से इनसर्कल हो गया था। उस टाइम पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे देंग ज़ियाओपिंग। तब उन्होंने 1978 से लेकर 1985 तक, जब तक सोवियत यूनियन कमज़ोर नहीं हुआ था, उन्होंने बोला था कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम मिल बैठ के बात करना चाहते हैं। तो देखिए, जब चाइना कमज़ोर होता है तब वो बात करता है, नहीं तो ऐसे कभी बात नहीं करता इंडिया के साथ। उनकी सोच यही है कि इंडिया तो इस लायक ही नहीं है कि इससे बात की जाए। ये है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब उसके बाद हम आते हैं कि चाइना की ब्रॉडली सोच जो है ये कहाँ पे ट्रांसलेट करती है। तो चाइना की सोच जो ब्रॉडली है भाई साहब, वो ट्रांसलेट करती है कि वो इंडिया को अनइक्वल समझते हैं और इंडिया को एक स्टैंड लोन पावर के तौर पे इज्जत नहीं देते। समझे आप? इंडिया अनइक्वल है, स्टैंड अलोन पावर के रूप में इसकी कोई ताकत नहीं है, इसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। ये उनकी सोच थी जो आज तक चलती आई है। दूसरी, मैंने आपको बताया कि चाइना अपने जो रिलेशंस देखता है वो देखता है ग्रेट पावर रिलेशंस की सिमेट्री के रूप में, और इंडिया की जो एक्शंस हैं, फॉरेन पॉलिसी है, वो ये समझता है कि ग्रेट पावर ही इसे इन्फ्लुएंस करती हैं, इंडिया की अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं समझते, वो समझते हैं कि इंडिया जो भी कर रहा है, ग्रेट पावर्स उस टाइम किसी टाइम पे यूएसएसआर और आज यूएसए उसके उकसाने पे कर रहा है। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है कि चाइना को जब भी कोई दिक्कत हो, चाइना को जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे तो चाइना बोलेगा कि ग्लोबल मुद्दा बना के कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए, हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, क्योंकि हम तो बड़ी बात ताकत हैं, हम आपसे बात भी कर रहे हैं तो एहसान की बात है। लेकिन अगर इंडिया को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी है, इंडिया बोल रहा है कि फ्रिक्शन पॉइंट को सॉल्व आउट करो, तो चाइना इसे कहता है यार इसको साइड पे रखो, ट्रेड चालू रखो। तो इंडिया के कंसर्न की कोई इज्जत ही नहीं है कि इंडिया कह रहा है कि इसे करो भाई, सॉर्ट आउट करो, तभी आगे बात चलेगी, तभी ट्रेड होगी, तभी रिलेशंस नॉर्मलाइज होंगे। लेकिन चाइना को उसको उसको लेकर चाइना की कोई सोच नहीं है, उनकी तरफ से कोई, मतलब जिसे कहते हैं कोई पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं है। और जो चाइना, चौथा पॉइंट ये है कि जो चाइना की पॉलिटी है ना, वो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसकी इज्जत नहीं करती, और वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक सेंस है ना, उस स्ट्रेटेजिक सेंस में इंडिया को गिनते ही नहीं है। ये चाइना की साइकी है कम्युनिस्ट लीडर्स की। वो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली डील नहीं करते, टैक्टिकली डील करते हैं। जब प्रेशर आता है तो टैक्टिक्स को आगे लाते हैं। जब इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया था तो इन्होंने गलवान किया, वो एक टैक्टिक्स था। उसके बाद इन्होंने तवांग पे भी प्रेशर डालना चाहा 2022 में, जहाँ पे अमेरिका की इंटेलिजेंस के सपोर्ट्स ने, इंडिया ने इन्हें पीछे धकेल दिया था चाइनीज ट्रूप्स को। तो उनके हिसाब से इंडिया की स्टैंडिंग ही नहीं है, इंडिया फॉरेन पावर्स के हिसाब से चलता है, इंडिया के पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, इंडिया का कोई वैल्यू, स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है, और इंडिया की जो सोच है उस सोच से चाइना कभी मेल नहीं खाता। वो अपने आप को ऊपर समझता है, हमें नीचे समझता है। तो दोस्तों, ये हुई चाइनीज साइकी। होपफुली मैंने आपको ये समझाई है जितनी मेरी समझ है। अब हम आज की बात पे आते हैं कि 10,000 ट्रूप्स को इंडिया ने स्टेशन किया है वेस्टर्न सेक्टर से नॉर्दर्न सेक्टर की तरफ। तो दोस्तों, बात ये है कि इंडिया का जो चाइनीज़ बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है, करीबन 2,500 किलोमीटर से ज़्यादा का है। इसमें एक है वेस्टर्न थिएटर जिसमें है लद्दाख, एक है सेंट्रल थिएटर जिसमें है हिमाचल और उत्तराखंड, ये सीमा कोई 540 किलोमीटर की है, और एक है ईस्टर्न थिएटर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड। तो आप देखेंगे कि इंडिया की ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट्स जो थी वो हैं वेस्टर्न थिएटर में, लद्दाख में, या फिर ईस्टर्न सेक्टर में, यानी कि अरुणाचल, सिक्किम, असम में। जो सेंट्रल सेक्टर है वो खाली है,
वहाँ पे 3 ब्रिगेड्स हैं, एक हिमाचल में है, एक कुमाऊँ में है, एक गढ़वाल में। और मज़े की बात है, ये जो सब आते थे ये आते थे वेस्टर्न कमांड के अंदर। जो आती है, जो ऊपर आप देखें लद्दाख के अंदर, वो आती थी नॉर्दर्न कमांड के अंदर। तो इंडिया के अंदर अब जो है जिसे कहते हैं नई सोच आई है। इंडिया में इंटीग्रेटेड कमांड्स बन रही हैं। एक कमांड आएगी, फर्स्ट कमांड आएगी जयपुर में जो कहा जा रहा है, सेकंड कमांड आएगी लखनऊ में, और थर्ड कमांड आएगी कारवार में, कर्नाटक में। तो जो लखनऊ बेस्ड कमांड है, इसकी जिम्मेवारी होगी चाइना बॉर्डर को देखना। जो जयपुर कमांड होगी उसकी जिम्मेवारी होगी पाकिस्तान बॉर्डर को देखना। तो जो देखें, आप फोर्सेस लड़ रहे हैं लद्दाख में चाइनीज से, ठीक है। आपका एरिया किधर है? काराकोरम पास से लेकर चुमार वैली तक, जो लद्दाख की स्ट्रेच है, वहां तक तो आपके पास फौजें हैं जो चाइना बेस्ड हैं, चाइना सेंट्रिक हैं। लेकिन सेंट्रल जो थिएटर है, वहाँ पे आपके पास जो फोर्सेस हैं, जो ब्रिगेड्स हैं, वो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। वो वेस्टर्न कमांड के अंदर आती हैं। शायद देहरादून में एक डिवीज़न थी, शायद 14 डिवीज़न, वो वेस्टर्न कमांड के अंदर आती थी एज अ रिजर्व। तो और 3 कमांड, जैसे मैंने आपको बताया, 3 ब्रिगेड्स और हैं, एक हिमाचल में, एक कुमाऊँ में और एक गढ़वाल में। तो इस एरिया में इंडिया की कोई भी फॉरवर्ड बेस नहीं है। अगर चाइनीज़ की इंटेंशंस का तो पता नहीं, वो कब कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दें, कब कहाँ पे लड़ने आ जाएं। प्रॉब्लम्स बनाना तो उनका काम ही है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस ही है कि जहाँ प्रॉब्लम नहीं भी होती वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करने वाले को चाइनीज़ कहते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं ईस्टर्न कमांड। तो ईस्टर्न कमांड में भी बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं इंडिया की। इंडिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है हर तरफ, बॉर्डर्स का, बॉर्डर रोड्स का। पिछली गवर्नमेंट्स जो थी वो तो कहा करती थी कि जो भाई साहब हम बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो अगर चाइनीज़ हमला करेंगे तो उन्होंने तो इंडिया के हार्टलैंड में आने के लिए रोड्स मिल जाएंगे, रास्ता बना बनाया मिल जाएगा। इस सरकार की सोच ये है, नहीं, हमें यहाँ पे रोड्स बनाने हैं, बॉर्डर तक बनाने हैं, ताकि हमारी फोर्सेस और जो हमारी इक्विपमेंट है वो किसी भी इवेंचुअलिटी में बॉर्डर तक आराम से पहुँच जाए। तो ये जो 10,000 ट्रूप्स की बात हुई है, ये जो स्टेशन होंगे, जहाँ तक मेरी सोच है, ये कमीशन होंगे सेंट्रल थिएटर में, हिमाचल और उत्तराखंड में। बरेली में क्या था? बरेली में होती थी 18th कोर, सॉरी, बरेली में, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बरेली में बनाई जा रही है 18th कोर। 18th कोर के अंदर आएंगी ये जो तीनों ब्रिगेड्स हैं, हिमाचल वाली, गढ़वाल वाली और कुमाऊँ वाली। और जो 14th जो ब्रिगेड थी, 14 डिवीज़न थी देहरादून वाली, वो जो पहले वेस्टर्न कमांड के अंदर थी, वो भी अब इस जो कॉप्स नया बन रहा है बरेली वाला, इसके अंडर आ जाएंगी। तो ये जो बरेली वाली कोर आएगी, ये सेंट्रल जो थिएटर है उसको देखेगी। चाइना के सामने हिमाचल में स्टेशन फोर्सेस होंगी और उत्तराखंड में जो फोर्सेस होंगी वो स्टेशन होंगी, और ये चाइना बॉर्डर को सेंट्रल थिएटर में देखेंगी। इंडिया की वैसे तो आप देखें तो एट प्रेजेंट 7 कोर्स हैं जो चाइना बॉर्डर पे स्टेशन हैं। ये लद्दाख में हैं, फिर सुकमा में है, तेज़पुर में है, दीमापुर में है। उसके बाद स्ट्राइक कॉप्स हैं 2, एक मथुरा में है, दूसरी वाली पानागढ़ में है। और अब ये जो कॉप्स आ रही है, ये भी इसी चीज़ के लिए आ रही है कि सेंट्रल थिएटर को भी कवर किया जाए चाइनीज़ एग्रेशन से। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है कि इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं या इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो अपने आप को पूरा कवर करके चल रहा है कि चाइनीज़ एग्रेशन को किस हालात में और किस तरह से रोका जाए। अब हम बात करते हैं कि चाइनीज़ सोच पे फिर से वापस आते हैं। चाइनीज़ जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जो चाइनीज़ सोच है, उसके हिसाब से इंडिया अमेरिका का एलाय तो है, लेकिन जो उनकी कैलकुलेशंस हैं, उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये रिश्ता भी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि इन केस ऑफ वॉर अमेरिका इंडिया की तरफ से आके लड़े।
अपनी फोर्सेस भेजे, अपनी हार्डवेयर भेज सकता है, इंटेलिजेंस भेज सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि अमेरिका अपने बूट्स ग्राउंड पे डाले या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके इंडिया का सपोर्ट करे। दूसरी चीज़ देखने वाली है ये है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, अमेरिका जो इंटेलिजेंस है, इसने इंडिया को सपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो, तवांग वैली में 2022 में, जब चाइनीज़ फोर्सेस ने वहाँ पे एक ट्रांसग्रेस करना चाहा था और अमेरिका ने इंटेलिजेंस दी थी, तो वहाँ पे इंडियन ट्रूप्स पहले से ही खड़े थे। वो वीडियोस हमने देखे हैं जब इंडियन ट्रूप्स ने चाइनीज़ को मार मार के भगाया था। देखो दोस्तों, देखो बात ये है कि अब ये पहले वाला इंडिया नहीं है। चाइनीज़ जो भी सोचें, जो भी करें, लेकिन इंडिया आगे बढ़ रहा है। आज इंडिया की स्टैंडिंग है वर्ल्ड में, जियो पॉलिटिक्स में इंडिया की बहुत बड़ी स्टैंडिंग है। आज हमारी इंडिया के जो बेसेस हैं, मैं आपको बताऊं, इंडिया अपना नेवल बेस बना रहा है मॉरिशस में। अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन की जो सी लेन्स है, जो शिपिंग रूट्स हो, उनको इंडिया पेट्रोल कर रहा है। और नॉर्थ इंडियन ओशियन में इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। तो जो अगर चाइना भी अपने बेसिस बना रहा है अफ्रीका में, तो जो आगे की लड़ाइयाँ होनी हैं, जो आगे की जो लड़ाई है या स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, वो एशिया पैसिफिक की है, इंडियन ओशियन की है। सारे ट्रेड रूट्स यहीं से निकलते हैं, मोस्टली ऑयल ट्रेड यहीं से होती है। तो चाइना को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि इंडिया की भी एक वैल्यू है, इंडिया की भी एक स्ट्रेटजी है, इंडिया की भी एक स्टैंडिंग है। आप इंडिया को बिल्कुल दरकिनार करके आगे नहीं जा सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका बजट चाहे $236 बिलियन हो, हमारा $78 बिलियन है, लेकिन इंडिया आगे बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है पर आगे बढ़ रहा है। आज की डेट में आप भाई साहब एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लें, आने वाले 50 सालों में, 30 सालों में इवन मैं बोलूँगा, इंडियन ट्रूप्स तो हमेशा डिप्लॉयमेंट पे होते हैं। हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस जो होती है ना, वो डिप्लॉयमेंट के साथ ही चलती है। इंडिया का बहुत एक्सपीरियंसेस है लड़ाई लड़ने का। हम चाइना से भी लड़े हैं, पाकिस्तान से भी लड़े हैं बहुतेरी बार, और उसके बाद हमारी जो ट्रूप्स हैं वो तो कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट पे रही हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, नॉर्थ ईस्ट में। चाइनीज़ को लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। 62 के बाद या वियतनाम वॉर के बाद उनकी कोई वो नहीं है, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें लड़ाई का। और वियतनाम से भी वो कैसे निकले थे ये सब जानते हैं। आने वाले वक्त में ये जो ग्रेट पावर बैलेंस है ना, ये होगा अमेरिका प्लस वेस्टर्न पावर्स वर्सेस चाइना वर्सेस इंडिया। इंडिया भी एक स्ट्रेटेजिक पाइवट बनेगा भाई साहब। आने वाले वक्त में मेरा देश भी दुनिया के आगे खड़ा होगा एज अ स्टैंड अलोन पावर, जो कि चाइना हमें मानता नहीं है। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई नारे के आगे जाके मैं चीनियों से यही कहूँगा कि दोस्तों, आप इज्जत नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हमें इज्जत लेनी आती है। इंडिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो वक्त दूर नहीं जब ये सेंचुरी इंडिया की होगी। तो इसलिए दोस्तों, मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मैंने आपसे शेयर की है। आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम है लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। धन्यवाद।